क्लास 10th भूगोल का जो आज हम लोग ऑनलाइन वीडियो का 12 भाग पढ़ेंगे। इसमें चाय के उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। इसके पहले हम लोग पढ़े थे गन्ना के बारे में, गन्ना के उत्पादन के बारे में 11 भाग था, ठीक ना। तो उसमें देखिए गन्ने की भौगोलिक दशाएं, जिसमें हम लोग तापमान, उसके बाद से वर्षा, उसके साथ साथ मिट्टी, श्रम, गन्ना उत्पादक राज्य, उसके बाद से लास्ट में हम लोग पढ़े थे तिलहन। आपको बताया गया कि विश्व में चीन के बाद तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, जिसमें कौन कौन सी फसलें आ जाती हैं? मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी की ये फसलें क्या होती आ जाती हैं, ठीक ना। ये सब हम लोग पढ़ लिए थे और आज हम लोग को पढ़ना है, ठीक ना, चाय के बारे में, ठीक। तो अब देखेंगे हम लोग चाय के बारे में। चाय भी एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण फसल है, पेय पदार्थ है, ठीक ना, जो पीने के रूप में हम इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। चाय भारत का एक प्रमुख पेय पदार्थ है। चाय उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है, मतलब देखा गया है तो चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है और ये भारत के लिए एक मुख्य पेय पदार्थ है। भारत विश्व में 28.3% चाय का उत्पादन करता है। कितने परसेंट? 28.3% भारत जो विश्व में अकेले है जो चाय का क्या करता है, उत्पादन करता है। तो भारत यदि आए कि भारत विश्व में चाय के उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त करता है, तो आप याद रखिएगा प्रथम स्थान है, जहां बहुत बड़ी मात्रा में भारत में चाय का उत्पादन किया जाता है, ठीक ना। अब देखेंगे उसकी भौगोलिक दशाएं, किसकी, चाय की खेती के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं होती है। तो पहले नंबर पर हमारा है क्या, तापमान। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला पौधा है। इसके लिए जो तापमान चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर नम और पाला रहित मौसम आवश्यक माना जाता है। मतलब वर्ष भर नमी युक्त जलवायु होनी चाहिए और पाला रहित मतलब इस फसल पर पाला नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो पाला पड़ने से चाय की फसल बहुत ज़्यादा नुकसान होती है, ठीक ना। तो इसलिए पाला रहित मौसम होना क्या है, आवश्यक है। और इसके लिए जो हमें तापमान चाहिए 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक ना। अब देखेंगे वर्षा। दूसरे नंबर पर हमारा क्या है, वर्षा। चाय की खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। मतलब चाय की खेती के लिए हमें अधिक से अधिक वर्षा चाहिए और 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसकी जड़ तक पानी नहीं लगनी चाहिए, ठीक ना। इसीलिए ज़्यादातर ये पहाड़ी वाले क्षेत्रों में ढालदार वाले भूमि पर चाय की खेती की जाती है। यदि जड़ तक पानी लग गया तो वो फसल क्या हो जाती है, सूख जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक ना। तो इसलिए उस पर कि जड़ तक पानी नहीं लगनी चाहिए। तीसरे नंबर पर है मिट्टी। क्या है, मिट्टी देखेंगे। चाय की खेती के लिए पर्वतीय मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मतलब ढालदार या पर्वतीय जो मिट्टी होती है सबसे उपजाऊ मानी जाती है, जहाँ जल आसानी से निकल जाता है, ठीक ना, उसके जड़ तक पानी नहीं लगता है। इसलिए हमें कौन सी मिट्टी चाहिए चाय के लिए, पर्वतीय मिट्टी। याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि चाय के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी मिट्टी है, तो पर्वतीय मिट्टी। दूसरे नंबर पर एक और आ जाता है लेटराइज मिट्टी, ठीक ना, ये भी आप याद नाम रखिएगा। श्रम देखिएगा, चौथे नंबर पर आता है क्या है, श्रम। चाय की खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता है। विशेष रूप से महिलाओं की आवश्यकता चाय की पत्तियां चुनने में ली जाती है। मतलब ज़्यादातर मतलब एक तरह से चाय की खेती के लिए महिलाओं का सबसे ज़्यादा उपयोग किया था, क्योंकि चाय की जो पत्तियां हो उसे चुनने में ये उपयोग में लाई जाती हैं। इस काम में महिलाओं को आसानी, जो ये काम है मतलब चाय की जो पत्तियां चुनने में वो आसानी से महिलाएं कर लेती है, इसीलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो ये चाय की भौगोलिक दशाएं थी, कौन कौन सी भौगोलिक। अब हम देखेंगे, ठीक है ना, उत्पादन। चाय उत्पादक हमारे राज्य, जो हमारे राज्य हैं जहाँ पर चाय का उत्पादन किया जाता है। चाय उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, तमिलनाडु और केरल है। सन 1915 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश था, ठीक ना। मतलब सबसे बड़ा एक तरह से चीन के बाद आया उत्पादन में। तो इस तरह हमारे देश में असम में और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है जो सबसे फेमस है, जलपाईगुड़ी है, तमिलनाडु है और केरल है, ठीक ना। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर चाय का उत्पादन किया जाता है। अब देखिए दूसरा जो हमारा पेय पदार्थ है वह है काफ़ी। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, कहवा के भी नाम से जानते हैं, तो आप भूलिएगा मत, इसका एक और नाम क्या है, कहवा। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। मतलब
जो भारत में जो अपनी गुणवत्ता के लिए जो काफ़ी कहवा है वो विश्व विख्यात है। हमारे देश में अमेरिकी किस्म की काफ़ी पैदा की जाती है। जो अमेरिका में जो किस्म की काफ़ी मतलब या कहवा उत्पन्न किया जाता है वही किस्म की काफ़ी हमारे देश में पैदा की जाती है। इस किस्म की काफ़ी की विश्व भर में सर्वाधिक मांग है। इसके लिए खेती की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ी से हुई थी। आप जानते हैं बाबा बुदन की पहाड़ी हमारे देश में है और आज इसकी खेती नीलगिरी पर्वत से होते हुए इसके आसपास जो हमारे राज्य हैं कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। मतलब काफ़ी की सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे यहाँ कहाँ होता है? कर्नाटक में बहुत बड़े पैमाने पर, उसके बाद से केरल है, उसके बाद से क्या है? तमिलनाडु है, जहाँ बहुत बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। किसकी? काफ़ी की, कहवा या काफ़ी की, ठीक ना। तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब देखिए उसके बाद से आता है बागानी फसलें। कौन सी फसलें आता है? बागानी फसलें। सन 2015 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। किसके उत्पादन में? फलों और सब्जियों के उत्पादन में, ठीक है ना, जो विश्व में दूसरा स्थान है। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादन करता है। मतलब एक उष्ण कटिबंधीय भी है और शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक ना। दोनों प्रकार की जो फल जो आते हैं वह हमारे देश में उनका उत्पादन किया जाता है, ठीक ना। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी, मेघालय के संतरा सबसे फेमस है, उत्तर प्रदेश और बिहार के लीची, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट विश्व भर में बहुत मांग है। जैसे मान लीजिए पश्चिम बंगाल का सबसे ज़्यादा आम फेमस है, नागपुर और चेरापूंजी और मेघालय का संतरा, उत्तर प्रदेश बिहार का लीची, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में सेब, नाशपाती और खुबानी, अखरोट, ये विश्व भर में इनकी मांग क्या है? बहुत ज़्यादा है। भारत में अब देखिए भारत का मटर और फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैगन और आलू में प्रमुख स्थान है। मतलब हमारे देश में इनका भी बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। वो किनका? मटर है, फूल गोभी है, प्याज है, बंद गोभी, टमाटर, बैगन, आलू, इनका भी हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। तो ये भारत की क्या है? बागानी फसलें हैं, ठीक ना, जिनमें फल और सब्जियां के उत्पादन आती हैं, ठीक ना। तो आप याद रखिएगा कौन कौन से फल हैं जो कौन कौन से राज्यों में उत्पादन किए जाते हैं और कौन से जो हैं इनका उत्पादन किया जाता है, सब्जियाँ। और खाद्य फसलें, अभी तक तो हम लोग पढ़े थे खाद्य फसल के बारे में, अब हम पढ़ेंगे अखाद्य, जिनका मतलब खाने के रूप में हम उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक ना। इसमें पहला हमारा आता है रबड़। रबड़ भूमध्य रेखी क्षेत्र की फसल है। भूमध्य रेखी मतलब भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द जो क्षेत्र होता है, ठीक ना, उसी को हम लोग भूमध्य रेखी क्षेत्र की फसल के नाम से जानते हैं, जो रबड़ एक भूमध्य रेखी फसल है, ठीक ना। परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। मतलब कुछ विशेष जो परिस्थितियां हैं जो इसको उष्ण और उपोष्ण जो हमारा क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में भी हम इसे आसानी पूर्वक से उगा सकते हैं। किसे? रबड़ को, ठीक ना। कुछ हमारी इसकी भौगोलिक दशाएं हैं रबड़ की खेती के लिए। पहले नंबर पर तापमान है। रबड़ की फसल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। कितनी डिग्री सेल्सियस? 25 डिग्री सेल्सियस से तापमान की आवश्यकता होती है। तथा नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए जलवायु कौन सी चाहिए? नम और आर्द्र जलवायु की क्या होती है? आवश्यकता होती है। दूसरे नंबर वर्षा। रबड़ की खेती के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। मतलब जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो वहाँ पर बड़े पैमाने पर हम रबड़ की खेती कर सकते हैं। यदि 200 से कम हो रहा है थोड़ी बहुत समस्या हमारे सामने आ सकती है। सन 2010-11 में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा। मतलब प्राकृतिक जो रबड़ के उत्पादन विश्व में भारत का चौथा स्थान है। भारत में रबड़ उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य जो केरल है, जहां बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। इसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ी में उगाया जाता है। जैसे मेघालय का जो पहाड़ी है, गारो का नाम सुने होंगे, गारो की पहाड़ियों में भी हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर रबड़ का उत्पादन किया जाता है, ठीक ना। तो ये था कौन सा? रबड़ के उत्पादन हमारे राज्य, ठीक। अब देखेंगे रेशेदार फसलें। कौन सी फसलें? रेशेदार। भारत में कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम रेशेदार फसलें हैं। रेशम उत्पादन के लिए
रेशम के कीड़ों का पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। जैसे आपके सामने आ जाए कि रेशम के जो कीड़े पाले जाते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, तो आप जरूर बताइएगा, सेरीकल्चर के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक ना, किस नाम से, सेरीकल्चर के नाम से। तो वो कौन सी फसलें, रेशेदार, जिसमें कपास, जूट, सन, ठीक, प्राकृतिक रेशम, रेशेदार फसलें हैं। रेशम जो है इसके उत्पादन दो तरह से होते हैं, एक कीड़े पालकर, ठीक ना, और एक विशेष रूप से कीड़े ही पालकर मतलब किए जाते हैं, ठीक ना, जिन्हें हम सेरीकल्चर के नाम से भी इन्हें जानते हैं, ठीक। उसके आगे देखेंगे कपास के बारे में, ठीक ना, किसके बारे में हम देखेंगे, कपास के बारे में। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। मतलब जो भारत में जो कपास का जो पौधा वही मूल स्थान है, मतलब भारत में ही सबसे पहले कपास की खोज की गई थी और इसी का उत्पादन यहाँ पर भारत में किया गया था। सूती कपड़ा उद्योग एक मुख्य कच्चा माल है। मतलब सूती जो वस्त्र जो मिले हैं उनके उद्योग के लिए जो कपास है वो क्या है, एक कच्चा माल के रूप में हम उनका इस्तेमाल करते हैं। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। कौन सा स्थान है, तृतीय, मतलब तीसरा स्थान प्राप्त है भारत को किसके उत्पादन में, कपास के उत्पादन में, ठीक ना। इसकी भौगोलिक दशा है, किसकी, कपास की भौगोलिक दशाएं। इसमें पहला है तापमान। कपास के पौधे के लिए साधारणतः 20 सेंटीमीटर से 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है। मतलब भारत में यदि कपास के पौधे को उगाना है, ठीक ना, तैयार करना है, तो उसके लिए हमें तापमान चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना, 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है। और पाला ओले इसके लिए हानिकारक होते हैं। मतलब यदि कपास की खेती के लिए वहाँ पाला ना होने चाहिए, ना ओले, मतलब बर्फ भी नहीं पड़ने चाहिए। अतः इसकी खेती के लिए हमें 210 दिन पाला रहित मौसम होना आवश्यक है। कितने दिन, 210 दिन पाला रहित, मतलब उस मौसम में पाला ना पड़े, ना बर्फ गिरे, ठीक ना। तो यदि हो जाए, ठीक ना, तो माना जाएगा कि कपास की फसल अच्छा उत्पादन होगा, ठीक ना। अब देखेंगे वर्षा। कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है, किंतु यह वर्षा धीरे धीरे और नियमित रूप से होनी चाहिए। यदि तेज बारिश हो, आंधी हो, तो इस फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचती है। इसलिए उसको कहा गया है कि वर्षा कैसी होनी चाहिए, धीरे धीरे और नियमित रूप से होनी चाहिए, ठीक ना, तब जाकर वो फसल अच्छी होगी। तीसरे नंबर पर देखेंगे मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाए। आप भी जानते होंगे जो बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है कपास की खेती के लिए, ठीक ना। तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक हमें, तो काली मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। श्रम। कपास की खेती के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो उनका जो फर होता है उस फर से कपास निकालने में अधिक से अधिक श्रमिकों की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। अब देखेंगे उत्पादक राज्य। कपास उत्पादक राज्य जिसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर कपास का उत्पादन किया जाता है, ठीक ना। कौन से हैं हमारे, ये है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, जहाँ पर बड़े पैमाने पर कपास की खेती की जाती है। अब हम देखेंगे जूट उत्पादन के बारे में, ठीक ना। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। कौन सा रेशा, सुनहरा रेशा के नाम से भी हम इसे जानते हैं। जूट की फसल बाढ़ के मैदानी भागों में उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। जैसे मान लीजिए नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है बाढ़ वाले क्षेत्र में, वहाँ उर्वरक जो मिट्टी हो जाती है उसी मिट्टी में हम आसानी पूर्वक से जूट की खेती कर लेते हैं। इसकी भौगोलिक जो दशाएँ हैं, पहला हमारा क्या है, तापमान। जूट की खेती के लिए उच्च और नम जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतः 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। यदि इससे कम हो तो जूट की खेती आसानी पूर्वक से नहीं हो पाती है। उसके बाद देखेंगे वर्षा। जूट के पौधे को अंकुरण के पश्चात अधिक जल की आवश्यकता होती है। मतलब जूट का पौधा जैसे अंकुरित हो जाता है उसके बाद उसके लिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। अतः इसकी खेती के लिए जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर या इससे भी अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। मतलब 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर से भी अधिक जिन क्षेत्रों में वर्षा होती है वहाँ आसानी पूर्वक से हम जूट के पौधे उगा सकते हैं। तीसरे नंबर मिट्टी। जूट की कृषि के लिए एक नकारात्मक पक्ष यह है कि यह भूमि के उत्पादक तत्वों को नष्ट कर देती है। जहाँ प्रति वर्ष बाढ़ द्वारा मृदा का नवीनीकरण होता रहे,
इस कारण डेल्टाई भाग इसके खेती के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। जैसे मान लीजिए जब इसके जो पौधे लगाते हैं तो इससे जानते हैं क्या होता है, उसमें जो भी मतलब जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए प्रति वर्ष जिन क्षेत्रों में बाढ़ आता है, जहाँ नवीकरणीय नई मिट्टी का निर्माण होता है, उसी मिट्टी में आसानी पूर्वक से इसकी खेती की, इसलिए इसकी मिट्टी सबसे उपयोगी होती है। डेल्टाई भागों की मिट्टी सबसे उपयोगी मानी जाती है। अब देखेंगे श्रम। जूट की खेती के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। आप भी जानते हैं कि जब जूट का जो पौधा होता है उससे हमें जो निकालने होते हैं, रेशे जो निकालने होते हैं, उसमें अधिक से अधिक मात्रा में श्रमिकों की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। भारत में जूट उत्पादक क्षेत्र। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जूट उद्योग का काफ़ी विकास हुआ है। इसके उत्पादन में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा राज्यों में उत्पादन होता है। इसका उपयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंदू, धागे, गलीचे आदि में किया जाता है। मतलब देखिए, मतलब एक तरह से आपको बता रहे हैं, इसका जो पश्चिम बंगाल है भारत में सबसे अधिक उत्पादन करता है, और विश्व में जो हमारा बांग्ला जो देश है वहाँ इसका पहला स्थान है जूट के उत्पादन में। बंटवारा होने के बाद से उसका आधे से अधिक भाग बांग्लादेश में चला गया और 25% एक तरह से हमारे देश में रह गया। तो उस 25% में जो पश्चिम बंगाल है उसका पहला स्थान है, उसके बाद से बिहार है, असम है, उड़ीसा है, यहाँ उत्पादन होता है। जो हम इस जूट का उपयोग जो करते हैं बोरिया बनाने में, चटाई बनाने में, रस्सी, धागे और गलीचे बनाने में हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ठीक ना। तो इस तरह ये जो हमारा 12 वीडियो का जो 12 भाग था वो समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ठीक ना। धन्यवाद।